हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए और बैठक में वैक्सीन वितरण की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के 6 जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसी के साथ सीएम ने ऐलान किया कि अब शादी समारोह में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर चर्चा की। हमने प्रधानमंत्री को जानकारी दी है कि सरकार तमाम गाइडलाइंस और SOP की पालना करवा रही है। NCR के 6 जिलों में 26 नवंबर से पब्लिक गैदरिंग पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके तहत इंडोर में 50 लोग और आउटडोर में 100 लोगों की गैदरिंग की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह से प्रदेश के बाकी जिलों में इंडोर में 100 और आउटडोर में 200 लोगों की अनुमति दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में वैक्सीन निर्माण पर काम चल रहा है, जिसका तीसरा ट्रायल किया गया है। फाइनल ट्रायल के बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, जिनमें हेल्थ सर्विसेज, स्पेशल सर्विसेज के साथ साथ हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंच सके, इसको लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में मास्क न लगाने वालों से 25 करोड़ आए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दीनबंधु सर छोटूराम की 140वीं जयंती पर लोहारू के लोक निर्माण विश्राम गृह पहुंचे, जहां उन्होंने सर छोटूराम की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और विश्राम गृह परिसर में पौधारोपण किया। कृषि मंत्री ने दिव्यांगजनों, विधवा और अन्य जरूरतमंदों को अपनी कोष से 4.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दीनबंधु सर छोटूराम के बाद अगर सही मायने में किसी ने किसानों की सुध ली तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कार्यक्रम के दौरान जेपी दलाल ने जनता दरबार के तहत आम लोगों की परेशानी सुनी और 217 शिकायतों का निपटारा किया। वहीं किसानों को दिल्ली कूच को लेकर आंदोलन पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन के तहत दिल्ली कूच का आह्वान उचित नहीं। कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जनता से भी अपील कि पंजाब और दिल्ली जाने वाले रास्तों पर परहेज करें। सीएम ने कहा कि ये कृषि कानून किसान हितैषी हैं, मंडी सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं और MSP पर खरीद जारी रहेगी। कुछ लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसानों को बरगला रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए एहतियातन कुछ किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। कृषि कानूनों के विरोध को लेकर एक तरफ किसान रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से भी किसी अनहोनी से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। इसी को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे और सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतर ढंग से करना होगा। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही हुड्डा ने किसान नेताओं की गिरफ्तारी को किसानों के साथ ज्यादती और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हुड्डा ने कहा कि देश के हर नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाने, आंदोलन करने का अधिकार है। किसानों की जायज मांगों को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। किसान नेताओं को रात में सोते हुए घरों से गिरफ्तार करना किसी भी सूरत में सही नहीं है, इसीलिए सरकार को जल्द से जल्द गिरफ्तार नेताओं को रिहा करना चाहिए। किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए हुड्डा ने कहा कि MSP की गारंटी के बिना नए कानून किसान हित में नहीं है। इसके लिए कांग्रेस अगले विधानसभा सत्र में APMC एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आएगी। किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 25 नवंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने का प्लान था, लेकिन अब सरकार ने सख्ती कर दी और बहुत से किसान नेताओं को गिरफ्तार किया। चढ़ूनी ने कहा कि अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल के किसानों को 11 बजे शंभू बॉर्डर की बजाय मोड़ा मंडी के बाहर इकट्ठा होने की अपील की है। कृषि कानून के विरोध में 26-27 नवंबर को किसान संगठनों के दिल्ली कूच से पहले किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। करनाल में भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कई किसान नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसको लेकर किसान संगठनों से जुड़े कई किसानों ने सेक्टर 12 के नजदीक अपना रोष जाहिर किया। इस दौरान किसानों ने
आप किसानों को रिहा करने की मांग की। किसानों के दिल्ली कूच पर करनाल रेंज की आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि किसानों को दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं दिया जाएगा। कानून खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आईजी भारती अरोड़ा ने कहा कि 26 नवंबर को लोग हाईवे पर जाने से बचें। किसानों से अपील कि टकराव की स्थिति पैदा न करें। झज्जर में किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने किसान सभा के सेक्रेटरी रामचंद्र यादव, किसान सभा झज्जर के प्रधान सत्यनारायण को गिरफ्तार किया। किसान नेताओं की रिहाई के लिए अब आशा वर्कर भी उनके समर्थन में उतर आए। इसी के साथ नगरपालिका कर्मचारी संघ और सीटू के कर्मचारी भी किसानों की रिहाई के लिए समर्थन में आए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के तहत किसानों द्वारा 26 नवंबर को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद गोहाना में पुलिस प्रशासन ने देर रात अलग अलग किसान नेताओं के घर छापेमारी की और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के उपाध्यक्ष सत्यवान समेत कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया। मामले में किसान नेताओं और ग्रामीणों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। 26 नवंबर को दिल्ली में होने वाले किसान प्रदर्शन को लेकर हुई गिरफ्तारियों का विरोध शुरू हो गया है। रतिया में किसानों ने लामबंद होकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने किसान नेता रामचंद्र को रिहा करने की मांग करते हुए कहा कि अगर उनकी रिहाई नहीं होती वो धरने को नहीं खत्म करेंगे। नए कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा पंजाब के किसानों ने 26 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया, लेकिन इसी बीच किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शंभू से पंजाब के किसान इकट्ठा होकर दिल्ली के लिए निकलेंगे। वहीं हरियाणा पुलिस उन्हें रोकने का फैसला किया है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था का जायजा लिया। डीसी अंबाला ने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन की कॉल को लेकर एसपी अंबाला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 4 से 5 हजार किसान वाहनों के साथ आएंगे तो उन्हें हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जिसके लिए बंदोबस्त किए गए। फतेहाबाद में किसान आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। जिले से लगती पंजाब की सीमाओं को सील कर दिया। जिले के डीसी और एसपी ने पंजाब सीमा का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। अधिकारियों ने कहा कि पंजाब से आंदोलनकारियों को जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। किसान नेताओं की गिरफ्तारी पर एसपी ने कहा कि जिन पर अशांति फैलाने या भीड़ एकत्र करने की आशंका है उन पर कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिलने पर और भी लोगों को नजरबंद किया जा सकता है। इस दौरान किसान नेता मनदीप नथवान की गिरफ्तारी के सवाल को एसपी ने टाल दिया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 26 नवंबर को किसानों के दिल्ली कूच के फैसले के बाद जिला प्रशासन अलर्ट है। किसानों को दिल्ली नहीं जाने देने को लेकर नेशनल हाईवे 1 पर पुलिस ने नाकेबंदी शुरू कर दी। जिला उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक ने पुलिस नाकों का जायजा लिया है। अंबाला में कोरोना की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है और इसी को लेकर दूसरे राज्यों से बसों से आने वाली सवारियों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्टिंग अभियान की जानकारी देते हुए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर योगिता ने बताया कि सभी यूपी की बसों, कारों में बैठी सवारियों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना को बढ़ने से रोकने के लिए ये जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर नोएडा की तर्ज पर फरीदाबाद में जिला प्रशासन ने बदरपुर दिल्ली बॉर्डर पर टेस्ट करने शुरू किए। स्वास्थ्य विभाग की टीम बॉर्डर पर लोगों के लगातार टेस्ट कर रही है। विभाग के मुताबिक कोई भी व्यक्ति टीम के पास जाकर सैंपल दे सकता है। टेस्ट की रिपोर्ट 10 से 15 मिनट के अंदर आ जाती है और अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो विभाग के अधिकारी उसे उस स्थिति के आधार पर क्वारंटीन करते हैं या अस्पताल में भर्ती करने का फैसला लेते हैं। गौरतलब है कि फरीदाबाद में कुल एक्टिव केसों की संख्या 4748 है, जिनमें से 535 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 4213 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर शिक्षा मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि लोगों ने कोरोना के नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतनी शुरू कर दी, जिसके चलते कोरोना के मामले बढ़े हैं। स्कूल बंद होने की बात पर कहा कि परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में 170 से ज्यादा बच्चे पॉजिटिव पाए गए, इसीलिए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर कोई अपनी
तर्ज पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इसी क्रम में यमुनानगर में एंटी करप्शन यूनिट की ओर से जागरूकता के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में यमुनानगर जिले के विभिन्न थाना प्रभारी शामिल हुए। सेमिनार के दौरान एंटी करप्शन पदाधिकारियों ने अपने सदस्यों से अपने इलाकों में लोगों को जागरूक करने की अपील की ताकि संक्रमण से बचा जा सके। विभिन्न थानों से आए थाना प्रभारियों ने कहा कि आज एक बार फिर से सभी को एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की जरूरत है। उन्होंने अपील की कि कोरोना के खिलाफ जंग में ठीक उसी तरह का सहयोग दें जैसे शुरुआत में दिया था। सेमिनार के बाद एंटी करप्शन के सदस्यों और विभिन्न थानों से आए थाना प्रभारियों ने लोगों को मास्क वितरित किए। पहले कोरोना बाद में किसान आंदोलन की वजह से पंजाब के लिए बंद रेल सेवा फिर से शुरू होने की वजह से आम लोग काफी खुश हैं। लंबे वक्त तक बंद रहने के बाद मालगाड़ी और सवारी गाड़ियां पंजाब पहुंच रही हैं। बंद रेल सेवा की बहाली बाद आम लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। कई लोगों का कहना है कि रेल सेवा बंद होने की वजह से उन्हें कई ऐसे जरूरी कामों को रद्द करना पड़ा था जिसकी वो काफी समय पहले से तैयारी कर रहे थे। लॉकडाउन के दौरान कई रूटों पर बस संचालन ठप कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक के बीच अब सभी रूटों पर बस संचालन बहाल कर दिया गया। इस बीच झांसी में अभी भी बस संचालन शुरू नहीं किया गया, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी होती है। झांसी उपमंडल के ऐसे कई गांव हैं जहां लोग पैदल सफर करने को मजबूर हैं। झांसी सब डिवीजन के गांव रामायण, ढंढेरी, देपल और मेहंदा में अब तक बसों का आवागमन बहाल नहीं है। यात्रियों का कहना है कि वो या तो लिफ्ट लेकर गांव तक या हाईवे तक का सफर तय करते हैं या फिर 4 किलोमीटर तक पैदल सफर करने के बाद कहीं बस उनको मिलती है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव में फिर से रोडवेज या सहकारी समिति की बसों का आवागमन बहाल किया जाए। भिवानी में 12 दिसंबर को ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिनके जरिए कोरोना काल में लोगों की परेशानियों से निपटा जा सके। दरअसल न्यायालयों में लंबित मामलों को लोक अदालत के जरिए निपटाया जा सकता है, लेकिन कोविड के चलते लोक अदालत में आने वाले मामलों को ई लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किया जा रहा है। लोगों को समय पर न्याय मिल सके, इसी के चलते भिवानी में 12 दिसंबर को ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस लोक अदालत में मामलों की सुनवाई ऑफलाइन तरीके से भी होगी। पहलवान बजरंग पुनिया 25 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बजरंग पुनिया द्रोणाचार्य अवार्ड जीत चुके महावीर फोगाट की तीसरी बेटी संगीता फोगाट के साथ 8 फेरे लेंगे। संगीता फोगाट की बड़ी बहन और रेसलर बबीता फोगाट ने भी अपनी शादी में 8 फेरे लिए थे। बजरंग और संगीता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प लेते हुए 8 फेरे लेंगे। पिछले महीने 15 से 20 रुपए किलो के भाव में बिकने वाली मूली के अच्छे दामों से उत्साहित किसानों ने रादौर क्षेत्र में काफी संख्या में मूली की फसल खेतों में लगाई थी, लेकिन अब मूली के मंडी में भाव 1 से 1.5 रुपए किलो ही मिल रहे हैं और इस कीमत से किसान परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि उनका खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में अब किसानों ने फसल को खेत से बाहर सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया है, जिस कारण अब मूली की फसल बेसहारा पशुओं का चारा बनी है। मूली उत्पादक किसानों ने बताया कि पिछले महीने प्याज के दामों में वृद्धि से मूली को सलाद के विकल्प के तौर पर काफी इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते उस वक्त किसानों ने 1 एकड़ मूली की फसल से 1 से 1.5 लाख रुपए तक की बिक्री की थी। जिससे मुनाफा काफी हुआ और उसी से उत्साहित होकर किसानों ने मूली की फसल को अपने खेतों में लगाया। किसानों का कहना है कि मौजूदा वक्त में अब क्षेत्र में फसल ज्यादा होने के कारण मंडी तक फसल को ले जाने तक भी किसानों का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कुछ किसान जहां इसे चारे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ सड़कों पर फेंकने को मजबूर हैं। सिरसा बस अड्डे पर हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के सदस्य कर्मचारियों ने कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में 26 नवंबर को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज के तमाम कर्मचारी शामिल होंगे। बस अड्डे में पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा और कर्मचारियों का कहना है कि निजीकरण को बढ़ावा देकर कर्मचारियों के हितों पर प्रहार किया जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि एलटीसी और बोनस नहीं दिया गया। ऑनलाइन ट्रांसफर नीति से भी कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। साथ ही लंबे समय से प्रमोशन नहीं दिया जा रहा।
महेंद्रगढ़ में अवैध रूप से चल रहे ठेके पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर स्थित गांव बायल में अवैध रूप से चल रहे ठेके पर छापेमारी की। इस दौरान जब हमारी टीम ने आबकारी विभाग से बातचीत की तो अधिकारी बयान देने से बचते नजर आए। आबकारी विभाग के अधिकारी मीडिया के सवालों का जवाब देने की बजाय अपना नाम गलत तक बताते हुए नजर आए। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि गांव वालों ने गांव में मौजूद ठेके को बंद करने का प्रस्ताव भी पास किया था, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से ये ठेका बंद नहीं किया गया। नगर निगम गुरुग्राम हर साल सीवर और नाले की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है, बावजूद उसके वार्ड नंबर 25 की जनता सीवर के गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर है। बादशाहपुर इलाके के लोगों को सीवर गंदे पानी के कारण गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि निगम ने कई बार शिकायत दी, समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वो पिछले 6 महीने से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशान है। सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस जाता है, जिससे गंदगी और बदबू फैली रहती है। कोरोना महामारी के काल में एक ओर जहां सफाई रखने की हिदायत सरकार दे रही है, तो वहीं अब निवासी अधिकारियों की लापरवाही के चलते गंदगी में रहने को मजबूर है। करनाल के गांव कलवेड़ी की आवर्धन नहर में देर रात करीब एक पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। कुछ चश्मदीदों ने भी पिता को बच्चों को नहर में फेंकते हुए देखा। सूचना मिलने पर कुंजपुरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। ग्रामीणों के मुताबिक कलयुगी पिता द्वारा अपने बच्चों को नहर में फेंकने के पीछे की वजह घरेलू कलह को बताया जा रहा है। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि कलयुगी पिता ने घर जाकर बताया कि वो 3 बच्चों को नहर में फेंक कर आ चुका है। फिलहाल पुलिस तीनों बच्चों को गोताखोरों की मदद से नहर में तलाश कर रही है। अभी तक बच्चों के शव बरामद नहीं हुए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी। सोनीपत में एक महिला का पशु प्रेम उसे इतना भारी पड़ा कि महिला की ही जान पर बना। दरअसल यहां एक महिला बेसहारा पशु पक्षियों को सहारा देती थी, लेकिन पड़ोसियों को उसकी यह हरकत रास नहीं आई। सोनीपत की रहने वाली सुषमा बेसहारा पशुओं, कुत्ते, बिल्ली और गाय आदि के लिए खाने के प्रबंध करती थी। इस बात को लेकर सुषमा के उनके पड़ोसियों के साथ कहासुनी हुई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि पड़ोसियों ने सुषमा के साथ मारपीट की। सुषमा के साथ बदसलूकी की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से पीड़िता को घसीटकर बुरी तरह से पीटा गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। बहरहाल पीड़िता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साइबर सिटी गुरुग्राम में चोरों के हौसले अब बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े घरों से चोरी करने के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कादीपुर एनक्लेव का है, जहां पीजी में रहने वाले युवक खाना खाने के लिए कैंटीन गए और उनका एक साथी वहीं पर मौजूद रहा और इसी दौरान एक युवक मौका पाकर कमरे में घुस गया। लैपटॉप वहां से चोरी कर रफू चक्कर हो गया। चोरी की पूरी वारदात पीजी में लगे कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अंबाला में एक बार फिर गाड़ियां चुराने वाला गिरोह सक्रिय हो गया। अंबाला में पिछले एक सप्ताह में चोर कई महंगी गाड़ियों पर हाथ साफ कर चुके हैं। बीती रात चोर एक होंडा सिटी को लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शातिर चोर किस तरह से चिप लॉक खोलकर गाड़ियां लेकर फरार हो रहे हैं। कार मालिकों की माने तो इस कार चोर गिरोह में 4 से ज्यादा शातिर लोग शामिल हैं। जो बड़ी सफाई से सेंटर लॉक होने के बावजूद चिप लॉक खोलकर गाड़ियां चोरी करके फरार हो जाते हैं। इस मामले में डीएसपी राम कुमार की माने तो काफी अरसे बाद फिर कार चोर गिरोह सक्रिय हुआ है और पुलिस मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली, मेरठ और पंजाब में इसकी जांच में जुट गई है और जल्द ही इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं पुलिस ने भी यह दावा किया कि जल्द सभी चोरी कारों को भी बरामद कर लिया जाएगा। भिवानी में एक व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। व्यापारी जब बैंक से पैसे निकालकर बाहर आया, इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यापारी से पैसे का बैग छीन लिया और फरार हो गए। इस दौरान व्यापारी ने कुछ दूर तक बाइक का पीछा किया, लेकिन बदमाश तेज रफ्तार में निकल गए। पीड़ित व्यापारी अश्वनी ने बताया कि बैग में 3 लाख रुपए थे, जो कि उसने घर बनाने के लिए निकाले थे।
घटना की जानकारी मिलते ही सीआईए पुलिस, साइबर क्राइम और डीएसपी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और नाकेबंदी भी शुरू कर दी। थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 युवक बताए जा रहे हैं जो पैसे छीन कर ले गए। पुलिस ने पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी। आरोपियों की तलाश की जा रही है। रादौर में गैस एजेंसी के कर्मचारियों से लूट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कर्मचारी सिलेंडर की डिलीवरी कर चौगावा गांव से लौट रहे थे, तभी गांव कंट्रोली के पास 4 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। एजेंसी मैनेजर ने बताया कि करीब 68,000 रुपए की लूट की गई है। इस दौरान बदमाशों ने कर्मचारियों को डराने के लिए फायरिंग भी की। वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फतेहाबाद के हुडा सेक्टर 8 में एक शख्स का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव कंबल में लिपटा हुआ था। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि शख्स ने ब्रांडेड कपड़े और जूते पहने थे। शव पर जगह जगह चोट के निशान थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी। सिरसा के अलीका गांव में बिना सर और पैर के शत विक्षत हालत में नवजात का शव मिला, जिसका नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। बताया जा रहा है कि नवजात के शव को कुत्ते नोच रहे थे। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी राजेंद्र का कहना है आरोपी महिला को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भिवानी में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोहारू रोड पर वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें ससुर और दामाद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक में टक्कर के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।